हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वृत्त मतलब सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि एचटेट में भी आए हुए हैं और ये आप लोगों का जो टेंथ में आता है जिस टाइप के क्वेश्चंस उससे भी रिलेटेड कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सर्कल का जो भी पार्ट टेंथ के अंदर है, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड, वो टेंथ के हिसाब से भी है और बाकी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास में सर्कल, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में वृत्त कहते हैं। भूमिका पढ़ सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं के संपर्क में अवश्य आए होंगे जिनका आकार गोल होता है। ठीक है, बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी जिनका आकार गोल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है किसी गाड़ी का पहिया, या फिर चूड़ियाँ हो जाती हैं, घड़ियाँ हो जाती हैं कई प्रकार की जिनकी गोल डायल होता है। 50 पैसे के सिक्के हो जाते हैं, 1 रुपये का, 5 रुपये का, आजकल 20 रुपये के भी सिक्के चल रहे हैं, तो वो भी सारे गोल ही हैं। ठीक है, कमीज़ के बटन हो जाते हैं। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास में क्या हो जाती हैं, सर्कल फॉर्म करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, पहिया, घड़ी हो गया, चाबी का गुच्छा, बटन, चूड़ियाँ, ये पैसे हो गए। ठीक है, रुपए। आगे है वृत्त होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी एक डेफिनेशन है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, तल मीन्स ये प्लेन की बात कर रहे हैं अगर इंग्लिश में देखा जाए तो। एक प्लेन में जैसे लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, तो लाइन की डेफिनेशन के लिए क्या होता है, सभी पॉइंटों का कलेक्शन हो जाता है। जो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा होती है, सभी पॉइंटों का कलेक्शन होता है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ऐसे ही यहाँ पर है एक प्लेन पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के मतलब जो प्लेन की एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। मतलब एक स्थिर बिंदु से जो ये सभी पॉइंट हैं ये बराबर दूरी पर हैं, और वो कितनी दूरी पर हैं, ये r दूरी पर है। सारे के सारे पॉइंट अपने इस स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्थिर बिंदु को हम सेंटर मतलब केंद्र कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहा जाता है। एंड स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। जैसा कि O को केंद्र मान लिया गया है और OP वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ये है नोट। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहा जाता है। मतलब जो वृत्त हमारे पास में ये दे रखा है, यदि इसका हम एक कंप्लीट चक्कर लगाएं ऐसे घूमते हुए, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी कंप्लीट, यहीं पे आने में एक जो कंप्लीट चक्कर लगेगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी। और इस वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अगर हम अर्धवृत्त करें, अगर मतलब इसको आधा कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं सीधा, तो इसकी हमारे पास में टोटल हमारे पास 2πr है, आधे के लिए πr हो जाएगी। एंड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के द्वारा बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में जैसे वृत्त है, वृत्त को अगर हम आधा आधा ऐसे काट लें और आधे भाग को ऐसे कलाइड कर दें, आधे को ऐसे ही छोड़ दें, और इसके हमने 8 पार्ट किए हैं। 8 पार्ट को इस प्रकार बनाते हुए, यहाँ पे ये इस प्रकार बनेगा। 8 पार्ट तभी बनेंगे क्योंकि इसमें से थोड़ा सा छूट गया है ना। अगर इन 8 पार्टों को बनाते हुए ऐसे बनाया गया है तो कुछ कुछ ये आप लोगों को समलंब के जैसा दिखाई दे रहा होगा, समांतर चतुर्भुज के जैसा दिखाई दे रहा होगा। बस नीचे वाली जो साइडें हैं ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कर्व में हो। लेकिन अगर हम इनके जो अभी हमने पार्ट केवल कितने किए थे, 8 पार्ट किए थे, अगर इन्हीं पार्टों की जो दूर वो है संख्या, इनको बढ़ा बढ़ा के और छोटा कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ऐसे कर दिया जाए, और आधे पार्ट को जैसे आप लोगों ने देखी होगी, कोई भी चीज़ जैसे कोई गोल है ऐसे खोलते हैं तो ऐसे चौंच चौंच बन जाएंगी इसमें। और इसको 2 भागों में काटा हुआ है, 2 चौंच बनेंगी, आपस में फंसा देंगे
तो कुछ इस टाइप का जैसा फिगर हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फिगर बन के आ जाएगा। और हमें पता है जो इसकी लंबाई आएगी वो परिधि की आधी होने वाली है, क्योंकि आधी कर दी थी हमने, आधे भाग को ही तो सीधा किया गया था, परिधि की आधी हुई। और जो ये वाली दूरी है ये इसकी त्रिज्या के बराबर है, रेडियस के बराबर। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक आयत के जैसा लग रहा है ना। और आयत में भी हमारे पास में, आयत को रेक्टेंगल कहते हैं, और आयत जब अब इस वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल तो आयत जो बना हुआ आयत है इसका क्षेत्रफल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये करी जाएगी 1/2, परिधि इंटू में आर करनी है, ये वाली ये परिधि का आधा त्रिज्या। जब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार वृत्त की जो त्रिज्या है वो पाई आर स्क्वायर आती है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग जैसा फैक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो PYQ में आए हुए हैं। इसको भी एज ए फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो। अभी मैं इसको समझा देता हूँ ये कैसे है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल A है, A इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पे त्रिज्या है, एंड परिधि C है, C बराबर 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा और करूँ तो इसको पाई आर इंटू में आर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से पाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये ए अपॉन आर बराबर पाई आर ऐसे ही होने वाला है। सही बात है। और इस चीज़ को, ये तो फर्स्ट से निकली है, अगर मैं इसे सेकंड वाली टर्म में इसमें पुटअप कर दूंगा तो हमारे पास कहाँ पे पुट करनी है, इस पाई आर की जगह ए अपॉन आर। तो C इज इक्वल्स टू 2A अपॉन आर, ये आर हमारे पास इधर आ जाएगी, आर सी बराबर 2A। तो ये हमारे पास में रिलेशन है किस किस के बीच में, रेडियस एरिया एंड पेरीमीटर, इन तीनों के बीच में ये हमारे पास एक रेडियस है। परिधि के साथ में हम आर की मल्टीप्लाई करेंगे एंड सर्कल के एरिया के साथ में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट रिमेंबर भी रख सकते हैं, आगे कभी इम्पोर्ट ज़रूरत पड़े इनके रिलेशन का तो हम यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नीरा। एक तार की लंबाई 66 मीटर है तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब ये परिधि है, परिधि का मतलब क्या होता है, एक वृत्त को बनाने में जितनी तार यूज़ होगी वो हमारे पास में इसकी लंबाई दे रखी है 1.32 सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, और ये हमारे पास में 66 मीटर किसी तार की लंबाई है। तो पूछा हुआ है टोटल कितने तार हम टोटल हम कितने सर्कलों का निर्माण कर सकते हैं यहाँ से। तो टोटल सर्कल कितने हो सकते हैं, सबसे पहले 66 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 66 इंटू यहाँ मीटर है, मीटर के लिए मल्टीप्लाई में ये 1000 कर दिया सेंटीमीटर बनाने के लिए, फिर अपॉन में ये करना पड़ता है 1.32। जैसे ही हमें नंबर ऑफ सर्कल्स कैलकुलेट करने हैं तो ये करना ही पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि ये हमारे पास में टोटल लेंथ दे रखी है और एक को बनाने में इतनी यूज हो रही है। जैसे हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि n सर्कल्स को बनाने में यूज होने वाली लेंथ कितनी है, ये कुछ हमारे पास में 3.2 मीटर से बनने वाली जो सर्कल होगा वो एक सर्कल बनेगा, और इतने से मतलब यहाँ से फिर एक का मान निकालते हैं तो 1/1.32 निकालते हैं। फिर हमें अगर 66,000 की वैल्यू निकालनी थी तो मल्टीप्लाई में करनी पड़ती है। कुछ इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यही समझ लो, जो टोटल लेंथ आएगी, जो तार की टोटल लेंथ दे रखी है वो अपॉन में एक को बनाने में कितनी दूर वो लग रही है हमारे पास में तार मेटल, तो वो करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई में भी 100 हो जाएगा,
फिर 66 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये 2 बार कट होगा, और इसको 2 से कट करूँगा तो ये 50 बार। यहाँ पे जो फाइनली आउटपुट बचने वाला है 100 इंटू में 50 बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है जो वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चाहे कोई आप लोगों का टीचर हो जो HTET की तैयारी कर रहा है, उसके भी काम आने वाला है, उसके लिए तो स्पेशली बनाई गई है, परंतु इसे कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी देख सकता है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसी पहिए की, और 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। किसी भी जो सर्कल दे रखा है उसकी 35 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करता है। अभी मैंने बताया था एक चक्कर लगाने में, यहाँ पे जब हम परिधि कह रहे थे, परिधि की बात कर रहे थे, तो एक चक्कर लगाने में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होती है वो क्या कहलाती है, वो ही परिधि कहलाती है, ये बताया था। तो एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी कन्वर्ट होगी, जितनी यूज होगी, वो परिधि है। तो यहाँ से हम पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 पाई r आ जाएगा। तो यहाँ पे 35 दे रखा है, ये रखेंगे 2 22/7 गुना में 35, तो 7 से कट करेंगे, 7 × 35, 5 दूनी 10, ये 220 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास में जो पहिया है, एक चक्कर कंप्लीट लगाने में वो 222 सेंटीमीटर जो दूरी है वो चलने वाला है। लेकिन इसने क्या कहा है, 1100 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये किलोमीटर में है, पहले तो किलोमीटर से मीटर बनेगा, एंड देन ये हमारे पास में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू में 1000 हो जाता है। फिर उसके बाद में अब ये मीटर में हो गया, मीटर से सेंटीमीटर में बनाने के लिए इनटू में 100 करना पड़ता है। वैसे ही जैसे ये टोटल डिस्टेंस है, अपॉन में एक पहिया लगाएगा 220, यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब उसे कितने चक्कर लगाने हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ से 1 0 से तो ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 से 11 दूनी 22, फिर 2 से कट करूँगा, 2 पंजे 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, है ना। तो जस्ट छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है, ये PYQ में आए भी हुए हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। यहाँ से हम आप लोगों को एक फैक्ट और बताएंगे जो आप लोगों को आगे के लिए याद रखना है। जैसे पिछला वाला फैक्ट आप लोगों ने याद रखा है RC = 2A, ऐसे यहाँ से एक फैक्ट निकल के आएगा, वो भी आप लोगों को याद रखना है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है। ये वृत्तों की परिधियों का है, जितना परिधियों का रेशो होता है उतना ही रेडियस का भी रेशो होता है। ठीक है, R1 और R2 का रेशो भी कितना है, 2:3 ही आएगा। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ से हम इसको समझ कैसे सकते हैं कि ये ही इतना क्यों होता है। जैसे परिधि कितनी होती है, 2πr1 और 2πr2, इन दोनों का रेशो ही तो है। ये आपस में पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1/R2 का भी रेशो वही आ गया, 2/3। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर कह रहा है क्षेत्रफलों का रेशो निकालो। तो क्षेत्रफलों का रेशो निकालने के लिए R1/R2 का जस्ट होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि πr² ये R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, यही बचेगा। जो भी हमारे पास में डायरेक्ट यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे, 4:9। देखते ही हमारा ये आंसर आने वाला था कि अगर परिधियों का रेशो या फिर रेडियस का रेशो दे रखा है तो क्षेत्रफल का रेशो निकालने के लिए उनका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 4:9 ऑप्शन नंबर 3 में आता है। ऐसे ही अगर दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो वहाँ पर भी
सर्वांग सम होते हैं तो एरिया इक्वली होता है क्या, अगर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका भी स्क्वायर किया जाता है। जैसे यहाँ पर रेडियस के अकॉर्डिंग ये सिमिलर है ट्रायंगल, ये सर्कल सिमिलर है, इसीलिए रेडियसों के जो रेशो है उनका स्क्वायर किया गया है। ऐसे ही वहाँ पे साइडों का स्क्वायर किया जाता है, तब हम पढ़ाएंगे, तब उसको और आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इसके लिए हमारे पास में जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा हो जाता है। इसको हम इस वीडियो के एंड में, या फिर चलो अभी इसको बता देते हैं। वो क्या कह रहा है, यदि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्षेत्रफलों का रिलेशन दे रखा है और रिलेशन दे दिया है कि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि दोनों बराबर हैं। हमें मानना पड़ेगा लेट जो पैरामीटर है वो p है, पैरामीटर जो सर्कल का है, मतलब पैरामीटर ऑफ सर्कल बराबर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर दे रखी हैं। ठीक है, इसका लगाएंगे तो ये 2πr हो जाएगा और यहाँ से लगाएंगे तो 4 × s हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये 22/7 r बराबर 2s। यहाँ से s का मान कैलकुलेट करूँगा मैं, तो इसे कट करेंगे 11 बार, यहाँ से s निकल के आएगा 11/7 r, ये s का मान है। अगर अब हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट करें सर्कल, पहली बात अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें, यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ ये स्क्वायर, तो ये आएगा साइड इंटू साइड। तो साइड की जगह अभी हमने निकाला है आर की टर्म में 11/7 r गुना में 11/7 r, तो ये हो जाएगा 11 121/7 r स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया हो गया स्क्वायर का। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, तो ये 22/7 गुना में r की जगह तो r ही रहेगा। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास है, सॉरी ये 7 इसका 49 भी आना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप लोग यहाँ इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 3.14 r स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का आ जाएगा। और जब हम स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो स्क्वायर का कैलकुलेट करते टाइम जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको 121 को 49 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास में जैसे डिवाइड करो, 121 को 49 से डिवाइड करना है जस्ट, तो 2 बार जाएगा, 98 बार जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 21 और 2 23 आ गया। फिर पॉइंट लगा के हमें 0 उतारनी है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो इस वजह से हमें पता चल गया क्या, कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो ग्रेटर है देन एरिया ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, इसको एज एग्जांपल लेके कर सकते थे। अगर हम ये भी मानते कि लेट पेरीमीटर है जो 44x है, तो इजी हो जाता, दोनों की 44 यहाँ से साइड भी निकल जाती, r भी निकल जाती, फिर जो आंसर आता वही जिसका बड़ा हो जाता वही मान लेते। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट पैरामीटर मान सकते हैं। ये मैंने 44, आप लोग खुद से ट्राई करके देख लेना, क्योंकि इससे करोगे तो सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, एक वृत्त उस तल को, तल मीन्स प्लेन की बात करते हैं, एक वृत्त उस प्लेन को जिसमें वह स्थिर होता है
3 भागों में विभाजित कर देता है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है वृत्त के अंदर का भाग जिसको हम इंटीरियर मतलब अभ्यंतर कहते हैं। एक वृत्त के ऊपर का भाग होता है जो वृत्त खुद होता है। फिर एक होता है हमारे पास में वृत्त के बाहर वाला भाग जिसको एक्सटीरियर कहते हैं। ठीक है, ये तीनों रीजन मिलाकर ही हमारे पास में एक प्लेन बनता है। अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहा जाता है, इंटीरियर, इसको वृत्त कहा जाता है और इसको बहिर्भाग कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इम्पोर्टेंट अबाउट जीवा और व्यास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं यहाँ पे। यदि एक वृत्त पर 2 बिंदु P और Q लें तो रेखाखंड PQ वृत्त का एक जीवा कहलाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है AB, ये P और Q, हमने 2 बिंदु लिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाती है? जीवा। मतलब इसको कॉर्ड भी कहते हैं, कॉर्ड, ये रहा, इंग्लिश में कॉर्ड कहा जाता है। और उस वृत्त को जो वृत्त के केंद्र, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र मतलब सेंटर से होकर जाती है वह क्या कहलाता है? डायमीटर। अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? हम डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर होता है जो सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर एक वृत्त के अनेक मतलब अनंत व्यास हो सकते हैं परंतु सभी की लंबाई कितनी होगी? बराबर होगी। और जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2 इंटू में r। व्यास हमारे पास में रेडियस का 2 गुना होता है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है PYQ का। एक वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी हो सकती है? व्यास कितने हो सकते हैं किसी वृत्त में, इससे रिलेटेड पूछा गया है। अभी मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से चाप के बारे में पूछा हुआ है। 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप मतलब एक आर्क कहा जाता है। लाइक जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बिंदु हैं, ये वाली जो लेंथ है इस सर्कल की, इसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो दीर्घ आर्क है मतलब मेजर आर्क है, एक लघु आर्क है जिसको हम माइनर कहते हैं। ये लघु हो चुकी है, ये मेजर हो गया है। यहाँ पे PQ वृत्त का व्यास हो तो दोनों चापों की लंबाई बराबर हो जाएगी। जैसे पिछले वाले में है, यहाँ पे अगर AB के द्वारा, अगर इस चाप के द्वारा इस भाग को अलग किया जाए और इस भाग को अलग किया जाए तो दोनों चापों की लंबाई बराबर होने वाली है, क्योंकि वृत्त जो जीवा होती है वृत्त को जो डायमीटर होता है वृत्त को 2 समान भागों में ही तोड़ता है। जैसे हमारे पास में किसी भी उसका जैसे रोम्बस हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है या फिर रेक्टेंगल हो जाता है, उनका जो डायगोनल होता है वो उसे 2 बराबर इक्वल सर्कल्स में डिवाइड करता है। सेम यहाँ पे है, डायमीटर का केस है, उसे वृत्त को भी 2 समान भागों में बांट देता है। ठीक है, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या फिर सरल शब्दों में वृत्त खंड कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, जो जीवा थी मतलब ये यहाँ पे एक जीवा थी, इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला भाग है और जो ये नीचे वाला भाग बचता है ये वाला, इनको हम वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। एक बड़ा वृत्तखंड हो जाता है, एक छोटा वृत्तखंड, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब तक न कहा जाए वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड से ही होता है। अगर दीर्घ बोलेगा तो अपना आप हमें समझ आएगा कि दीर्घ वृत्तखंड की बात हो रही है, अदरवाइज लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, अब हमारे पास में सेक्टर की बात कर लेते हैं, त्रिज्यखंड की बात कर लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है हमारे पास में जो चाप के सिरों से मिलने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे ये वाला भाग है जो ये सेक्टर है, इसको छोटा कहा जाता है और जो ऊपर वाला भाग बचा हुआ है इसको हम दीर्घ कहते हैं। ठीक है, जब तक न कहा जाए सेम वही है। लघु, ये त्रिज्यखंड का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ लघु
चाप त्रिज्यखंड के तथा दीर्घ चाप त्रिज्यखंड के संगत हैं। मतलब ये कह रहा है जो लघु चाप है वो लघु त्रिज्यखंड के, और जो दीर्घ चाप है वो दीर्घ त्रिज्यखंड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, छोटी चाप देखेंगे तो उसी के साइड वाला वो हमारे पास में लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, और बड़ी चाप के साइड में चलेंगे तो वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में त्रिज्यखंड से रिलेटेड कुछ एरिया हो जाते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है हमें, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन थीटा वाले भाग का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई कर देना है। और चाप की लंबाई मतलब इस टोटल भाग की लंबाई तो परिधि को कहा जाता है 2 पाई आर, और अगर हमें थीटा के बीच वाली जो हमारे पास में लेंथ है चाप की वो निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या करना होता है, थीटा अपॉन 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर हमारे पास में ये वृत्तखंड ए बी पी, अभी मैंने बताया था यहाँ पे वृत्तखंड कौन से होते हैं। एक तो ये हो गया वृत्तखंड बड़ा हो गया, ये छोटा वाला वृत्तखंड हो गया। इनका क्षेत्रफल कैलकुलेट करने की बात आती है तो हमारे पास में इसका त्रिज्यखंड का तो हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला क्षेत्रफल। इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तक वाला घटा दूँ तो ये नीचे वाला ही तो पार्ट बचेगा। सही बात है ना। इसी प्रकार करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस त्रिज्यखंड के क्षेत्र में से हमें क्या घटा देना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। बात आ रही है समझ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक चाप वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 108 डिग्री का एंगल बनाती है, तब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। इसके अंदर हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ सकती है। इससे पहले नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्थे के वृत्तीय टुकड़े से 40 डिग्री वाले 2 त्रिज्यखंड काटे जाते हैं। शेष हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टोटल अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं किसी भी सर्कल की, तो वो हमारे पास में पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 इंटू में 3 हो जाएगा। 22 गुना में 9/7 हो गया। तो ये तो हमारे पास में टोटल एरिया हो गया है, लेकिन उसमें से क्या किया है, 2 त्रिज्यखंडों को काट लिया गया है जो कि 40-40 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 2 त्रिज्यखंड है तो 2 की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। थीटा की जगह 40 आएगा, 40/360, और यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 4 से 9 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पाई की जगह 22/7 लिख दिया जाएगा, और आर की जगह 3 गुना 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 गुना 3, 3 तिया 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई की जगह 2 गुना में 22/7। ये क्या है, 2 जो हमने त्रिज्यखंड काटे हैं उनका एरिया है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड। ये आ गया ये 44/7। यदि हम इसमें से इस वाले एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ त्रिज्यखंड घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 गुना में 9/7 माइनस 44/7। यहाँ से 7 एलसीएम आएगा, दोनों में से 22 कॉमन भी ले सकते हैं, 9 माइनस 2 आएगा, तो ऊपर आ गया 22 गुना में 7/7। 7 से 7 कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, सॉरी। तो जो बाकी का हमारे पास में क्षेत्रफल बचा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, फिर हम वापस से जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसको वापस देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्यखंड का सॉल्व करना है। त्रिज्यखंड मतलब वृत्तखंड का निकालना है। तो वृत्तखंड का मतलब जो ये फॉर्मूला है हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 108 डिग्री त्रिज्यखंड वाला एरिया ऑफ सेक्टर कह देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 108 बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 गुना 7 आ जाएगा। एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 36 से काटेंगे तो ये 36 से 3 बार कटता है, ये 10 बार कट जाएगा 36 से। ठीक है। फिर अब हमारे पास में कुछ नहीं कटने वाला है, ऊपर वालों की अलग से मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 या 21 गुना में 22 बटे में 10। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है। इसमें से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का घटाना था। यहाँ पे इस टाइप से दे रखा है, ये 108 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों, जब हमारे पास में ये दोनों त्रिज्याएं जो बराबर हैं तो इनके आमने सामने के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, ये वाले और ये वाले। ठीक है। अगर आपने जो सर्कल वाला चैप्टर था वो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी मैंने कराया था ये बराबर होती हैं, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड थी कि संगत भाग जो इक्वल साइड के सामने वाली एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जस्ट बताया था प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ये 108 है तो ये दोनों x हो चुके हैं, तो 2x प्लस 108 और तीनों का सम 180 होता है। यहाँ से हमने 2x का मान निकालना है, क्या आने वाला है 180 में से 108 घटेंगे तो कितना आएगा, 8 घटेंगे 10 में से तो 2 आया, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये 72 आ गया। और x का मान करेंगे तो बटे में 2 आएगा। x का मान यहाँ पे 36, ये हमारे पास में 36 डिग्री आ गया है। ठीक है। x का मान हमारे पास में यहाँ से 36 डिग्री आया है, ये वाला। तो 36 डिग्री पे अब हमें चेक करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास में मैंने एक वो भी बताया था, एक फॉर्मूला आप लोगों को, यहाँ से जैसे a1/2 ए बी यहाँ पे दोनों आर है और इनके बीच का एंगल 108 दे रखा है, जिसको हम साइन 108 कह सकते हैं। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, साइन 90 प्लस 18 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस 18 हमारे पास कॉस 18 के बराबर होता है। ठीक है। 1/2 आर का स्क्वायर 7 गुना 7, और यहाँ पे आएगा कॉस 18। तो ये वाली चीज़ हमें इसमें से घटानी पड़ेंगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो cos 18 की वैल्यू है 1/2 इंटू में 7 इंटू में 7 0.951, ये हमारे पास cos 18 की वैल्यू है। ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब हमारे पास में जस्ट कैलकुलेशन का ही पार्ट बचा हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और लाइक जैसे हम इन दोनों की 21 की और 22 की गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 का 2 का 21 दूनी 42 और 4 46 बटे में 10 है, तो इसकी वजह से ये 46.2 आ जाएगा। वैसे और यहाँ पे देखें तो ये 7 49 आएगा। वैसे एक बात बताऊँ, चलो ठीक है, बाकी अगर हम इसको सॉर्ट आउट भी करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में दिख रहा होगा, ये सेक्टर का एरिया पूछा हुआ था, तभी तो कहूँ मैं हमारे पास में ये 46.2 के साथ में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर
जो 4 है, यहाँ से सेक्टर का एरिया पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वृत्तखंड लिख दिया है। तो इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ी बहुत मतलब अगर हिंदी में देखते हैं तो प्रॉब्लम तो आ जाती है। अगर इंग्लिश में भी देख लेंगे इसको, इसका मतलब सेक्टर होता है। यहाँ से हमारे पास में सेक्टर का पूछा हुआ था, सेक्टर के बारे में मैंने बताया है। सेक्टर किसको कहते हैं? हम त्रिज्यखंड को कहते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जस्ट हमें ये वाला क्षेत्रफल ही लगाना था, जो हमने सबसे पहले ये निकाल ही लिया था, यहाँ से यहाँ तक जस्ट इतना सा काम करना था और त्रिज्यखंड का तो निकल ही जाता सेक्टर का। बाकी हमारे पास में जब वृत्तखंड की बात कर रहे थे तो थोड़ी सी इनको कैलकुलेट करेंगे आपस में, एंड देन इसमें से जब घटा देंगे तो ये वृत्तखंड का भी आ जाएगा। पर वृत्तखंड का इनमें से तो किसी पे भी सेटिस्फाई कर नहीं सकता है, मिस प्रिंट हो गई है यहाँ से क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही चीज़ें हैं। इसके बाद हम मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ में वापस से। यदि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट और काम आने वाली वीडियोस को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।